नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। आज की जो जनजाति की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि ये जो क्लास मैं लेने वाला हूँ आपका, ये क्लास छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति जो राज्य सरकार ने घोषित किया है भुंजिया और पंडो, उसके ऊपर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग डील करेंगे इस क्लास में अपनी भुंजिया जनजाति का वृहद कॉन्सेप्ट, जो कि छत्तीसगढ़ के सरकारी किताबों के अलावा ग्रंथ अकादमी हो गया, बृहद संदर्भ हो गया, गीतेश अमरोहित सर की किताब हो गया, टी.के. वैष्णव सर की किताब हो गया, संजय अलंग सर की किताब हो गया, और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के सोशल जो साइट्स हो गया, और उसके अलावा जो इसका जो विभाग है वहाँ के सारे आंकड़ों का निचोड़ है। तो ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ, ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब में इतना ऑथेंटिक क्लास नहीं मिलेगा, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हो। दूसरी बात, मैं जो एफ़र्ट आपको दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उतना एफ़र्ट आप भी दें और ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि ऐसा क्लास हर जगह काम आएगा, प्री में, मेंस में और राज्य के हर पेपर में, ठीक है। एक बात याद रखना, मैं हमेशा इस लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो कहना चाहिए आपके मुकद्दर की बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ना करें ये गलत बात है। ये हम अपने मुकद्दर को खुद कहना चाहिए कि गलत साबित कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहने। जब मैं खुद एक मिडिल क्लास का लड़का, और कहना चाहिए एजुकेशनल बैकग्राउंड हमेशा एवरेज रहा है मेरा, तो मुझे जब इतना अच्छा से मैं अपनी युवाओं को, राज्य के युवाओं को आज पढ़ा ले रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्लास पे आते हैं। आज हम लोग भुंजिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, और भुंजिया जनजाति के बारे में मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा। देखो भाई, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी नीति है कि भले वीडियो में आप 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दे दो, परंतु वीडियो के सार को समझो, क्लास के सार को समझो कि ये क्लास ऐसा इतना अच्छे से बनाया गया है, क्यों बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है। और एक बार पढ़ोगे ना तो इससे बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। कुछ दूसरा मत पढ़ना, मैं कह रहा हूँ, दूसरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। इसको पढ़ने के बाद भुंजिया का कोई कॉन्सेप्ट आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और किसी एक किताब में इतना है भी नहीं, मैं इतना दावा कर सकता हूँ। इसीलिए जो बता रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ो, बार बार देखो। मैं नहीं कह रहा हूँ नोट्स बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ डाउनलोड करो। आप बार बार जा करके जब आपका मन करे प्ले करो, प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट करके देखो। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ एक किताब में आपको इतना कंटेंट मिलेगा नहीं, किसी एक किताब में आप ढूंढ के देख लो, ठीक है। इसीलिए मेहनत करो, मुझे पूरा भरोसा है मेरे टीचिंग पे, मेरे ऑथेंटिक मतलब डेटास पे। आप आगे बढ़ो, ठीक है। मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है यार, आप पहले कोशिश तो करो। आगे देखो, भुंजिया शब्द क्यों आया, भुंजिया क्यों कहते हैं, और इसका मतलब आप क्या समझते हो। देखो, भुंजिया जो जनजाति का कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम किसी जनजाति को जब डील करते हैं तो उसका नाम हमको देखना पड़ेगा, वो नाम कहाँ से आया। मैं आपको बताऊंगा। बचर गोंड मतलब एक काल पुरुष थे, ठीक है। उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री का विवाह कहना चाहिए कि एक कोंदा मतलब जो हल्बा जनजाति था, ठीक है। हल्बा जनजाति का कोंदा था, कोंदा नामक एक व्यक्ति था, उस कोंदा से उसका विवाह हुआ। तो हल्बा और गोंड के मिश्रण की बाद में जो जनजाति आई वही भुंजिया कहलाई, ठीक है। तो किसकी ये कहना चाहिए, किसके मिश्रण से बना, तो हल्बा के, और किसके, तो गोंड के। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर पूरे एक एक करके आपको डील कराऊंगा। इसकी आबादी 2011 की जनगणना के बाद जब हमारे पास में रिकॉर्ड आया, तो हमने देखा इनकी जो आबादी है 10603 है, अर्थात आप इसको 10,603 कह सकते हैं, 10603। भुंजिया विकास अभिकरण जो इनका जो ट्रिब्यूनल है, जो कहना चाहिए कि सरकार के द्वारा एक मान्यता प्राप्त जो कहना चाहिए संस्था है, जो जनजातियों के विकास के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक ट्रिब्यूनल अधिकरण का हमारे पास में एक व्यवस्था है हमारे संविधान में। उसके तहत इनके लिए कहाँ पे ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है, तो गरियाबंद में इनका ट्रिब्यूनल स्थापित है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भुंजिया जनजाति का निवास क्षेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले गरियाबंद उठाइएगा। उसके बाद में गरियाबंद के बाद धमतरी, और धमतरी के बाद में कुछ जो बचे हुए जनजाति है वो महासमुंद के बाद में कुछ बचे जनजाति रायपुर में भी निवास करती है, और कुछ जनजाति बलौदा बाजार में भी निवास करती है। परंतु यहाँ पे आपको गरियाबंद इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मुख्यतः ये इनका निवास
निवास भूमि है, भुंजियाओं की जो धरती है वो गरियाबंद को लिया जाता है। आगे देखिए, राज्य की ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। जैसा कि मैंने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति को घोषणा जो है हमारे राज्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5 है तथा हमारे राज्य सरकार के द्वारा 2 और है, तो 5 और 2 7 हो गया। तो उसी 7 मतलब पीटीजी में एक पीटीजी ये है प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप के अंतर्गत आती है। पूरे भारत देश में 75 पीटीजी है। 532 का सर्वे हुआ था जिसमें 75 को पीटीजी घोषित किया, उसमें से 7 हमारे पास है। आगे देखिए, इस जनजाति में यह मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति का कहना चाहिए इसमें अगर तबीयत खराब होता है तो उसके इलाज के लिए तपते गर्म जो लोहा होता है उससे उसका इलाज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति है जो अपने ट्रीटमेंट के लिए या उपचार के लिए गर्म तपते लोहे का कहना चाहिए कि अपने शरीर में उसका संपर्क कराते हैं और उसके बाद में उनका उपचार हो जाता है, तो आपको क्या लेना है? भुंजिया जनजाति। आगे देखिए, मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं जो आपको दूसरे किताब में मुश्किल से मिलेगा। जो इनकी रसोई को हम लोग लाल बंगला बोलते हैं, सभी जानते हैं कि भुंजिया जनजाति की रसोई लाल बंगला है, जो कि सीजीपीएससी प्री लास्ट ईयर में पूछा गया था। तो लाल बंगला ही क्यों बोलते हैं? नीला बंगला क्यों नहीं बोलते? काला बंगला क्यों नहीं बोलते? सफ़ेद बंगला क्यों नहीं बोलते? तो अब देखिए, इस बात को समझिए, जो भुंजिया जनजाति है उसके किचन को या उनके रसोई को लाल बंगला क्यों कहते हैं? इनके पूर्वजों में यह मान्यता है कि जो इनका रसोई है उसको लाल मिट्टी से कहना चाहिए कि उसको लिपाई किया जाता है। अगर लाल मिट्टी से लिपाई किया जाता है तो वहाँ कहना चाहिए कि धन धन तथा देवताओं का वास होता है। तो लाल रंग के मिट्टी से लिपाई के कारण इसका जो कहना चाहिए कि जो किचन है या इनका जो रसोई घर है लाल बंगला कहलाता है। परंतु यह बात आपको बताना चाहूँगा कि इनकी 2 उपजातियाँ हैं। कौन कौन सी उपजातियाँ हैं? एक है चौखुटिया और दूसरी है चिंदा। तो इस बात को एकदम वेरी क्लियर यू हैव टू लिसन इट कि चिंदा जनजाति में लाल बंगला नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, कोई किताब में बात नहीं लिखा है, रिसर्च करना पड़ता है तब जाके पता चलता है, ठीक है। तो लाल बंगला जो है केवल और केवल इनकी चौखटिया जो जनजाति है जिनके पूर्वजों का मानना है कि हमारे रसोई घर को लाल कलर से रंग दिया जाए और इसी कारण से उन लोग रसोई को लाल मिट्टी से रंगते हैं और लाल मिट्टी से रंगने के कारण इसके रसोई का नाम जो है लाल बंगला हो जाता है। दूसरी बात, ये केवल चौखटिया जनजाति में मतलब इनकी 2 उपजातियां हैं, 2 उपवर्गों में बटे हुए हैं, चिंदा और चौखटिया। तो चिंदा जो है वो इनके हिसाब से इनकी मान्यताएं हैं निचली जनजाति है, जबकि चौखटिया जो है वो उच्च कहना चाहिए कि समुदाय है, थोड़ा धनाढ्य समुदाय है इनके हिसाब से। 2 भाग में बटी है चिंदा और चौखटिया। तो चौखटिया जनजाति का जो किचन होता है उसी को लाल बंगला बोलते हैं, जबकि चिंदा का जो रसोई है उसको लाल बंगला नहीं कहते। ये इनके पूर्वजों का ट्रेंड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चौखटिया मतलब लिख दिया है ताकि लाल बंगला आप जहाँ देखें तो आप समझ जाएं कि इनके पूर्वज जो है चौखटिया जो संप्रदाय है, समझो इनका उपजाति वो लाल बंगला कहते हैं। आगे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक कांडा बरा करके एक मतलब ट्रेंड चलता है, एक कहना चाहिए कि संस्कार चलता है। इस कांडा बरा किसे कहते हैं? तो विवाह के पूर्व हर लड़कियों का कांड विवाह या तीर से विवाह कराया जाता है और इसी कारण से इसे कांडा बरा कहा जाता है, ठीक है। इसी को रजोदर्शन के पूर्व की प्रथा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जनजाति में रजोदर्शन की पूर्व की प्रथा है तो आपको क्या लेना है? भुंजिया जनजाति लेना है। तथा कांडा बरा बोले तो इसका मतलब होता है तीर से विवाह। किससे? तो तीर से विवाह जो होता है, तीर से इनका विवाह करा दिया जाता है लड़कियों का, विवाह के पूर्व विवाह, ठीक है, वही कांडा बरा कहलाता है जो कि हर भुंजिया महिलाओं में किया जाता है। एक बात और आता है कि कौन सी जनजाति सफ़ेद वस्त्र पहनती है, तो आपको क्या लेना है? इस सेगमेंट को समझिए कि भुंजिया जनजाति जो है, भुंजिया जनजाति की कहना चाहिए जो माताएं हैं वो सफ़ेद साड़ी पहनती है। कौन सी साड़ी? सफ़ेद
साड़ी पहनती हैं। ये जो माताएं हैं ये इकलौती कहना चाहिए कि भूंजिया जनजाति है जो सफ़ेद साड़ी के नाम से विख्यात है। लोग इसको जानते हैं कि भाई सफ़ेद साड़ी कौन पहनते हैं, कौन धारण करता है, तो भूंजिया जनजाति की माताएं सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं। और इस जनजाति की एक विशेषता यह है कि ये एक कहना चाहिए कि जानवर को, एक पशु को समझ लो, एक जीव जंतु को बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं, पूजते हैं। तो भूंजिया जनजाति किस जीव जंतु को सबसे ज़्यादा मानते हैं या किसकी पूजा करते हैं, तो कछुआ को ये बहुत ज़्यादा पूजते हैं। याद रखिएगा, कछुआ को, कछुआ जो इनके विशेष पूजनीय है। ठीक है, तो भूंजिया जनजाति का कौन सा ऐसा जीव है जिसको ये बहुत पूजनीय मानते हैं, तो आप क्या लेंगे, कछुआ जनजाति, कछुआ को लेंगे। दूसरी बात, युवा गृह इनका कौन सा है, तो इनका युवा गृह जो है घसरवासा है, घसरवासा है। भूंजिया का युवा गृह क्या है, घसरवासा इनका युवा गृह है। जैसे मुरिया लोगों का घोटुल, वैसे भूंजिया का घसरवासा। ठीक है, अब आगे मैं आपका फिर उत्पत्ति का सिद्धांत बताता हूँ, जो कि पहले स्टार्टिंग में ही मैं बताया। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में जब बात आती है तो देखिए मैं यहाँ पे उत्पत्ति लिखा हूँ। ठीक है, और उसको मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहले रजो दर्शन प्रथा समझ लीजिए। तीर विवाह को ही रजो दर्शन के पूर्व की प्रथा, कन्या का कुंवारी अवस्था में या कुंवारावस्था में इस कन्या का विवाह तीर से कर दिया जाता है, तथा उसके पश्चात जब विवाह की स्थिति आती है तो लड़कों का जो उम्र होता है 16 से 18 के बीच में इनको शादी करना है लड़कों का, और लड़की भुंजियाओं का 14 से 16, लड़कों का 16 से 18 और लड़कियों का 14 से 16 के बीच में विवाह करना है। और इनके समाज में तंत्र मंत्र का जानकार बैगा होता है, जो बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, तो लोहा को जला करके करते हैं। अब मैं आता हूँ मेन कॉन्सेप्ट पे। अब पूरा आपको बताऊंगा भूंजिया शब्द के बारे में, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा डिटेल में डीपली कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एकदम अपने कहना चाहिए कि दिमाग को एकदम खोल के बैठें, समझें इस बात को। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई एकदम समझना, बारीकी से समझना, ध्यान से सुनना और एकदम पकड़ना इस चीज़ को। ठीक है, एकदम बचर नामक एक गूढ़ व्यक्ति था। ठीक है, ध्यान से समझना। भूंजिया कहाँ रहते हैं, गरियाबंद में। भूंजिया कहाँ रहते हैं, गरियाबंद में। पैरी नदी कहाँ है, गरियाबंद में। अब समझिएगा, बचर नाम का एक गूढ़ व्यक्ति था जो कि पैरी नदी पे क्या किया था, जाल डाल करके मछली पकड़ने गया था। जब वो मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो उसमें मछली के जगह पे काला पत्थर बाहर निकला। क्या निकला, काला पत्थर बाहर निकला। और उसके बाद में वो जब काला पत्थर को देखा तो वो डर गया, और काला पत्थर को देखने के बाद में वो बोला ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, क्या चीज़ है। उसने फिर उसको क्या किया, फेंक दिया। किसमें, तो उसी नदी में, पैरी नदी में। पैरी नदी में फेंकने के बाद में बचर ने क्या किया, इस बचर ने फिर से जाली फेंका पैरी नदी में मछली पकड़ने के लिए। इस बार भी काला पत्थर बाहर निकल गया। वो बोला अरे भाई ये तो आश्चर्य की बात है, क्या करूं इसका, हर बार काला पत्थर बाहर निकल जा रहा है। उसके बाद में उसको वो घर ले आया। कहाँ, तो काले पत्थर को उठा करके बचर गूढ़ जो था वो घर ले आया। अब घर लाने के बाद में बचर ने जब कहना चाहिए कि खाना के बाद वो अपने बिस्तर पे गया या सोने के लिए जब गया शयन कक्ष में, तो सोने के कुछ ही उपरांत के बाद उसको एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में भगवान बूढ़ा देव उसको नज़र आए। और बूढ़ा देव नज़र आए तो उन्होंने उनको ये बात कहा कि भैया तुम किसी, कहना चाहिए कि तुम मेरा पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ करो, तो मेरा सेवा करो, मैं तुम्हारा बूढ़ा देव हूँ। ये बात जब आया तो वो क्या किया, वो भगवान से माफ़ी मांगा, बोला भगवान मुझे पूजा पाठ नहीं आता, मैं पूजा पाठ के नियमों से ज्ञानों से अनभिज्ञ हूँ, मुझे क्षमा करें। तो बचर जब क्षमा मांगता है तो वो इनको भगवान बूढ़ादेव एक सलाह देता है। ये कहता है कि
किसी एक ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो पूजा पाठ का जानकार हो। हम आपके कुल देवता हैं, आप हमारी पूजा करते हो शुरू से, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो पूजा पाठ का जानकार हो, जो हमारी नियम विधि विधान से क्या कर सके, पूजा पाठ कर सके। तब मैं आपके आने वाले समाज का, आने वाले वंशज का कल्याण करूँगा। जब ये बात सुना बचर ने, उसने क्या किया, कोंदा नाम के एक हलवा को, पूजा का जानकार था, उसे अपने पास ले आया। और लाने के बाद में ये जो कोंदा था, कोंदा हलवा, ये गूंगा और बहरा था, गूंगा और बहरा था, परंतु पूजा पाठ का क्या था, तो जानकार था। किसका, पूजा पाठ का जानकार था। कौन, कोंदा नामक हलवा। अब कोंदा हलवा जो गूंगा बहरा था, वो पूजा पाठ विधि विधान से करने लगा। किसकी, तो भगवान बूढ़ा देव की पूजा पाठ वो विधि विधान से करने लगा। और भगवान बूढ़ा देव ने कहा था कि तुम पूजा के जानकार व्यक्ति को लाने के बाद में क्या करो, अपनी कन्या का, बचर गोड़ जो था, उसकी पुत्री का विवाह। किसने कहा, बूढ़ा देव ने कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह क्या करो, उस हलवा से कर दो, और उससे जो उत्पन्न, जो कहना चाहिए पुत्र होंगे, या उससे उत्पन्न जो संतानें होंगी, वो भुंजिया कहलाएगी। क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मैनेज कर लेना। बहुत ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, फोकट में कोई इतना ज्ञान देगा नहीं, लेकिन इसको समझो, लाख रुपए का ज्ञान दे रहा हूँ। फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को कि क्या किया, बचर जो है पैरी नदी पे गया, पहली बार में जाल डाला, किस पे, पैरी नदी पे, तो उसे काला पत्थर निकला। फिर वो डर के फिर उसको उस नदी में फेंक दिया। उसके बाद फिर दूसरी बार जाल डाला, फिर काला पत्थर निकला। उसके बाद में वो काला पत्थर को, उसके मन में कौतूहल की स्थिति आई, उसने उस पत्थर को घर लेके चला गया, और उसके बाद में वो किनारे रख दिया। फिर सोने जब गया तो उसको सपना आया। भगवान बूढ़ा देव ने कहा कि तुम अपने कुल का उत्थान करना चाहते हो, आगामी जो भी तुम्हारे संतान होंगे, तो तुम विधि विधान से मेरा पूजा करो। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझे कोई पूजा पाठ या ज्ञान नहीं है, तो कोई रास्ता दिखाओ भगवान। तो बूढ़ा देव ने कहा कि किसी पूजा के पाठ के जानकार व्यक्ति को ले आओ और उससे मेरा पूजा पाठ कराओ, जिससे तुम्हारे आने वाले कुल का कहना चाहिए कि उत्थान होगा, कल्याण होगा। उसने एक कोंदा नाम के हलवा व्यक्ति को उठा के लाया, और भगवान ने कहा था कि तुम जिस पूजा पाठ के जानकार व्यक्ति को लेके आओगे, उस व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह करा देना, और उससे जो उत्पन्न होगा बच्चा या संतान, वही भुंजिया कहलाएगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि भुंजिया क्यों कहलाया और भुंजिया शब्द कहाँ से आया। ठीक, इतना क्लियर होने के बाद में वो क्या किया, अपने कहना चाहिए कि कोंदा के साथ अपने बेटी का विवाह करा दिया। तो बचर गोड़ था, कोंदा हलवा था, और गोड़ हलवा जब मिले तो क्या बना, भुंजिया बना। वेरी क्लियर। आगे देखिए, समझिए इस बात को कि इसकी उत्पत्ति के लिए एकदम इजी शब्द तुमको मैं समझा दिया हूँ। हलवा और गोड़ दोनों मिले तो भुंजिया आया। कोंदा कौन था, गूंगा बहरा था। अब देखिए कछुआ, इसमें विशेष पूजनीय अभी बताए हूँ, सफ़ेद साड़ी पहनती ही बताए। अब आगे देखिए, दो उपजाति है, कौन कौन सा, अब समझो इस बात को। ठीक है, एक है चौखुटिया, एक है चिंदा। अभी बताया हूँ कि चौखुटिया लोग ही अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, और चौखुटिया ही ऊंचे कुल के माने जाते हैं, जबकि चिंदा जनजाति होती है जो उपजाति, वो निम्न कुल के भुंजिया माने जाते हैं। अब देखिए एक विशेष कॉन्सेप्ट आता है मेरे दोस्तों, समझो इस बात को। तुम हर चीज़ कर सकते हो, बशर्ते लगन यहाँ से लाओ, है ना। अपने लक्ष्य को समझो, पकड़ो और एकदम कैच करो इस चीज़ को। इतना मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे आपसे क्या चाहिए, बेचैन रातें, भारी भारी दिल, जगी आंखें, हर एक में पागलपन है, वो आप में दिखना चाहिए, वो बात झलकना चाहिए, वो हर चीज़ तुम में झलकना चाहिए। समझो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, है ना। आगे देखिए, तो चौखुटिया जो उपजाति है ये ऊंचे माने जाते हैं। ऊंचे क्यों माने जाते हैं, क्योंकि कोंदा जो है बूढ़ा देव का पुजारी था, और कोंदा क्या था, तो चौखुटिया समुदाय को मानने लगा। मतलब उसके जब संतान हुए, वो बोले कि हम चौखुटिया उपजाति में आते हैं। भले ही हलवा रहे थे, भले ही हलवा हमारे पिता रहे थे, परंतु शादी के बाद जब हम भुंजिया हुए तो उन्होंने अपने आप को एक उच्च वर्ग में घोषित कर दिया और कहा कि हम चौखुटिया में
आते हैं। दूसरा, कोंदा जो है, कोंदा बूढ़ा देव का पुजारी था। अगर आपसे पूछा जाए कि भूंजिया जनजाति का कौन सा व्यक्ति बूढ़ा देव का पुजारी था, तो कोंदा जो है बूढ़ा देव का पुजारी था। और इसकी ही संतानें चौखुटिया कहलाई। क्यों कहलाई? क्योंकि ये पुजारी था और उच्च कुल का था, समझ लो। और इनके पूर्वज ही अपने आप को बोलने लगे कि हम कोंदा के ही पुत्र हैं, जो कि बूढ़ा देव का पुजारी था, और हम चौखुटिया हैं, ऐसा वो स्वीकार करते थे। आगे देखिए, भूंजिया के जाति पंचायत। देखिए भाई, भूंजिया के जाति पंचायत में एक बात ये आती है कि ये वंशानुगत, मतलब कहना चाहिए कि पोस्ट इसमें होता है जेनेटिकली, मतलब इनके जो पोस्ट होते हैं जाति पंचायत में, वो कहना चाहिए ट्रांसफॉर्म होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है इसकी जाति पंचायत का पोस्ट जाता है। उस पोस्ट का क्या नाम है, वो पोस्ट क्या है? तो 3 प्रकार के पोस्ट प्रमुख है। एक है पुजेरी, जो पूजा पाठ करता है, फिर पाती और दीवान। पुजेरी, पाती, दीवान जो है ये भूंजिया के जाति पंचायत का प्रमुख होता है, और ये जाति पंचायत को संचालित करता है पुजेरी, पाती और दीवान। अब ये तीनों पद जो होता है वो क्या होता है? तीनों पद तो वंशानुगत होता है, मतलब जेनेटिकली ये एक बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा इस पोस्ट को धारण करता है। तो भूंजिया की जाति पंचायत में वंशानुगत जो पोस्ट है उसका नाम क्या है? पुजेरी, पाती और दीवान। आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये अपने पूर्वज किसको मानते हैं? ये तो सब किंवदंती हो गया, ये सब तो किंवदंती हो गया, बछर हो गया, ये दुनिया भर का जो चीज़ें हैं ये तो आपको दिमाग में रखना ही है कि कैसे भूंजिया शब्द का सृजन हुआ, कहाँ से आया। अब इसमें एक किंवदंती आती है कि ये अपने पूर्वज किस देवता को मानते हैं, तो भूंजिया जो है अपने पूर्वज डूमा देव को मानते हैं, और ये कहते हैं कि डूमा देव बूढ़ा देव का ही रूप है। समझिए बात को। अगर आपसे पूछा जाए तो भूंजिया जनजाति किसको अपने पूर्वज मानती है, तो भूंजिया जनजाति डूमा देव को अपना पूर्वज मानते हैं, और ये मानते हैं कि डूमा देव जो है हमारे भगवान, हमारे आराध्य बूढ़ा देव हैं, इसीलिए इसको अपना पूर्वज मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डूमा देव किसके पूर्वज हैं, तो आप बता दोगे भूंजिया जनजाति की। आगे देखते हैं, इसमें एक बलि प्रथा चलता है। एकदम ध्यान से समझिए, बलि प्रथा भी इतना घुस के पढ़िए ताकि साला छूटे ही मत आपसे। इसमें एक बलि प्रथा चलता है। इसमें अपने देवता काला कुंवर, इनके देवता का क्या नाम है, तो काला कुंवर इनके देवता का नाम है। अपने देवता, मतलब ये भूंजिया लोगों का एक देवता है, इसको क्या करते हैं, 3 साल के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक बलि देते हैं, और उस बलि में क्या करते हैं, गांव के तथा समाज के क्षेत्र में कहना चाहिए कि कोई महामारी मत आए, कोई तकलीफ मत आए, उसे क्या करते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष में बलि देते हैं। किसको? तो उसके देवता का नाम है काला कुंवर। इनकी मान्यता है कि काला कुंवर जो है वो गांव की रक्षा करता है, महामारी से बचाता है, और विभिन्न प्रकार के रोग से मुक्त दिलाता है, और गांव की रक्षा करता है, और दिन तथा रात्रि में ही घर के चौखट के बाहर काला कुंवर जो होता है बैठा रहता है और घर की रक्षा करता है। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद ये क्या करते हैं कि अपने काला कुंवर को, अपने देवता को ये तिसाला अर्पित करते हैं, और वो तिसाला अर्पित में बलि का प्रथा होता है। और आपको भी पता होगा कहीं न कहीं, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे तो प्रति 3 वर्ष में आपके भी गांव में तिसाला प्रथा चलता था। 3-3 वर्ष में अपने कुल देवियों को, ग्राम देवियों को बकरा का, मुर्गी का एक बलि का प्रथा हमारे पूर्वजों के समय पे था। तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी उत्पत्ति डूमा देव, और किसको बलि देते हैं, तो अपने देवता को देते हैं। किसको? काला कुंवर को। कितने साल में? तो 3 साल में देते हैं। घर के आगे पीछे बैठ करके उनकी रक्षा करते हैं, उनकी धर के, गाय के, धान के, गेहूं के, फसल के, अनाज के, सूरा के और बकरा के, सब की रक्षा कौन करता है, तो आपको क्या लेना है, काला कुंवर लेना है। आगे देखिए, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के इसमें इसके गोत्र आते हैं, जो गोत्र जो है हमारे जानवरों के नाम पे हैं। तो गोत्र आपको बताता हूँ, उसके गोत्र हैं बघवा गोत्र, बोकरा गोत्र, चीता गोत्र, भैंसा गोत्र, सोनवानी गोत्र, तेकाम, जाता, नेताम, मरकाम, दूध और सुवा। ठीक है।
अगर इसका गोत्र पूछा जाए तो बघवा, बोकरा, चीता, भैंसा, सोनवानी, तेकाम, निताम, जाता, मरकाम, दूध गोत्र, सुआ गोत्र, इतने प्रमुख गोत्र हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने इतना मेहनत करके, इतना कलेक्ट करके पूरा डेटा आपको, पूरा भूजिया जनजाति के डेटा मैं एक ही क्लास में पूरा आपको दे दिया। आपको इसके बाहर पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ज़्यादा डेटा पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, पूरे किताब में नहीं मिलेगा। इतना सारा डेटा हर किताब में दिया है मान लो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को टाइम टू टाइम, समय समय पे बिना स्किप किए, बिना भगाए अगर आप देखोगे, मुझे पूरा उम्मीद है जनजाति का एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। आगे क्या रिजल्ट होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा काम है आवाम को आवाज़ देना। ठीक है, कोई सुने ना सुने ये मुकद्दर की बात है, मेरा काम है आवाम को आवाज़ लगाते रहना। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मेरे सारे वीडियो को आप बिना भगाए देखें, बिना स्किप कर देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो रिकॉर्ड करूं और आपके लिए और क्लासेस बनाऊं और आपको डेली टाइम पे सुबह 10 बजे क्लास दे सकूं। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, चर्चा CGPSC मेंस देखा, ग्रुप डी 2 बार में निकाला, अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 निकाला, और उसके बाद में ALP निकाला। फिर उसके अलावा कहना चाहिए कि आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मेंस निकाला, है ना। तो ये सब चीज़ें अनुभव के आधार पे ही मैं ये क्लास ले रहा हूँ। मैं 4 PSC मेंस लिखा, इकोनॉमिक सर्वे का मैं आपके लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, 60 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये सब कंटेंट के, ये सब अनुभवों की निचोड़ है ये। इसलिए जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, इतना पढ़ लो तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, काफ़ी है ये। ठीक है, तो बस पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, राष्ट्र के डेवलपमेंट में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।